दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान आंदोलन से बड़ी परेशानी, दिल्ली हरियाणा सीमा पर जाम से तंग आकर व्यापारी पहुंचे हाईकोर्ट। वहीं पंजाब कांग्रेस में दो फाड़ा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान। वहीं अमरिंदर सिंह ने लिया बड़ा फैसला, कहा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अनुभव नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बनने दूंगा मुख्यमंत्री। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने झोंक दी पूरी ताकत, हरदीप सिंह पुरी ने घर घर जाकर किया प्रचार। वहीं भवानीपुर में रैली के दौरान ममता बनर्जी का पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जोरदार हमला, बोली भारत को तालिबान नहीं बनाने देंगे। वहीं ममता बनर्जी का एक और बड़ा ऐलान, बोली पश्चिम बंगाल को सीपीएम मुक्त कराने के लिए 30 साल लड़ी, अब देश को बीजेपी मुक्त कराने के लिए होगी लड़ाई। वहीं अखिलेश यादव ने किया बड़ा खुलासा, बताया यूपी में किसके साथ होगा गठबंधन। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा भाजपा के चुनाव बूथों पर होने वाले हमले से सतर्क रहना होगा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान आंदोलन से बड़ी परेशानी, दिल्ली हरियाणा सीमा पर जाम से तंग आकर व्यापारी पहुंचे हाईकोर्ट। ये आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को एक याचिका दायर कर अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई कि बल्लभगढ़ के नजदीक दिल्ली हरियाणा सीमा पर नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के कारण लगने वाले जाम को खत्म कराया जाए। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ को दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि इस तरीके के आग्रह वाली 3 याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं, जिसने मामले पर गौर करने के लिए एक समिति की गठित की है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं की पुष्टि करने के लिए कहा और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर भी गौर करने के लिए कहा है, ताकि उच्च न्यायालय कोई भी विरोधाभासी आदेश पारित नहीं कर सके। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर तय की है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा के सुरक्षा बलों द्वारा अवरोधक लगाए जाने के कारण दोनों राज्यों के बीच काम करने वाले लोगों को पिछले 10 महीने से परेशानी हो रही है। हजारों लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है। व्यवसायी संगठन ने कहा कि उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वहां से एम्बुलेंस बिना बाधा के गुजर सकें। तो दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि अलग से मार्ग बनाया गया है और सभी आपातकालीन वाहनों को वहां से गुजरने की अनुमति है। आपको बता दें कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश के हजारों किसान दिल्ली के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर पिछले 10 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल रोड को खाली कराने के लिए अब व्यापारियों ने हल्ला बोल दिया है और व्यापारी अब हाईकोर्ट तक पहुंच गए हैं। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। यदि हाईकोर्ट फैसला देता है तो वहां से किसानों द्वारा रोड खाली कराया जाएगा। और बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में दो फाड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान। ये आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बगावती सुर दिखा दिए हैं। कैप्टन ने ऐलान कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अपना बड़ा उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी हाल में वो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो देश के लिए बड़ा खतरा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि 3 हफ्ते पहले ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तब उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। कैप्टन ने चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई वाली सरकार में सिद्धू की दखल पर तंज करते हुए कहा कि वो सुपर मुख्यमंत्री बन गए हैं। साथ ही उन्होंने केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और सुरजेवाला पर भी जमकर हमला बोला। अमरिंदर सिंह ने न सिर्फ सिद्धू बल्कि पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि चन्नी को गृह विभाग संभालने का कोई भी अनुभव नहीं है। ये काफी चिंताजनक है, क्योंकि पंजाब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ 600 किलोमीटर की सीमा तय करता है। साथ ही पिछले कुछ साल से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सिद्धू को ड्रामेबाज बताते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अभी कोई भी अनुभव नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अनुभवहीन हैं और सलाहकारों की ओर से उन्हें गुमराह किया जा रहा है। अपनी ताकत
जाहिर करते हुए कैप्टन ने कहा कि मैं एक सिपाही हूं और मुझे पता है कि कैसे काम करना है। उन्होंने कहा कि वो 7 बार विधानसभा को और 2 बार संसद पहुंच चुके हैं, ऐसे में कुछ तो अच्छाई होगी। आला कमान के फैसले पर सवाल करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमारे धर्म में सभी को बराबरी की नजर से देखा जाता है और किसी की जाति देखकर उसके बारे में फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि काबिलियत देखनी चाहिए। उनका इशारा पंजाब के पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ था। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब बगावती तेवर दिखा दिए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी में अनुभव नहीं है और मैं नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, हरदीप सिंह पुरी ने घर घर जाकर किया प्रचार। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भवानीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टेबरेवाल के समर्थन में आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी चुनावी अखाड़े में कूद गए। आपको बता दें कि और उन्होंने घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील की। बता दें कि भवानीपुर सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने प्रियंका टेबरेवाल को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि अब दोनों ही पार्टियों में तगड़ा संग्राम देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के हाथों मिली हार के बाद बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में काफी बदलाव कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कई बड़ी रैलियां और रोड शो किया था। बीजेपी की रैलियों और रोड शो में भले ही भारी भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन चुनाव के दौरान ममता के जादू के सामने बीजेपी की हर रणनीति बौनी साबित हुई। यही कारण है कि अब बीजेपी ने रैलियों से फोकस हटा लिया है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को कड़ी से कड़ी टक्कर देने के लिए प्रियंका टेबरेवाल घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं। और ये बड़ी खबर, भवानीपुर में रैली के दौरान ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर बोला जोरदार हमला, कहा भारत को तालिबान नहीं बनाने देंगे। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुखिया मायावती ने तालिबान का नाम लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि हम किसी को भी देश का बंटवारा नहीं करने देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, हम भारत को तालिबान नहीं बनाने देंगे, भारत एकजुट रहेगा। गांधी जी, नेताजी, विवेकानंद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, गुरु नानक जी, गौतम बुद्ध और जैन सभी एक साथ देश में रहेंगे। हम किसी को भी भारत का बंटवारा नहीं करने देंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर में एक रैली को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी एक जुमला पार्टी है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमने राज्य में दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा की इजाजत नहीं दी। बता दें कि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को भाजपा की प्रियंका टेबरेवाल से सीधी चुनौती मिल रही है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने रैली में भाजपा को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा एक जुमला पार्टी है, वे झूठ बोलते हैं हम कि राज्य में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा की अनुमति नहीं देते, लेकिन अगर भाजपा वाले धारा 144 लगाए रहेंगे तो दुर्गा पूजा की अनुमति कैसे मिलेगी। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा पश्चिम बंगाल को सीपीएम मुक्त कराने के लिए 30 साल लड़ी, अब देश को बीजेपी मुक्त कराने के लिए होगी लड़ाई। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से कई लोगों की जानें गई, लेकिन उनके परिवार तक को इस बारे में सूचना नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल में मालदा में भी कई मृत शरीर पाए गए, जिसका हमने पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवाया। काश की यूपी सरकार उन परिवार वालों को मृतकों के अंतिम संस्कार की इजाजत देती। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपनी बात नहीं रख सकता है। अगर कोई पत्रकार रिपोर्ट दिखाता है तो वहां के मुख्यमंत्री उसे जेल में डाल देते हैं। वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली दंगे में कितने लोगों की जानें गई, इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। क्या आप गुजरात दंगे में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में बता सकते हैं। उन्होंने हमलावर अंदाज जारी रखते हुए कहा कि मैंने बंगाल में प्रदर्शन किया और मेरे खिलाफ एफआईआर असम में दर्ज करवाई गई। मैं 30 सालों तक लड़ाई लड़ी हूं, उसके बाद सत्ता में आई हूं। अगर मैं पश्चिम बंगाल को सीपीएम से मुक्त कराने के लिए 30 साल तक लड़ सकती हूं, तो क्या मैं बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं लड़ सकती। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सीपीएम से मुक्त कराने के लिए मैंने 30 साल लड़ाई लड़ी है, अब बीजेपी से देश को मुक्त कराने की लड़ाई होगी।
अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा खुलासा, बताया यूपी में किस किस पार्टी के साथ होगा सपा का गठबंधन। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राष्ट्रीय लोकदल तथा शिवपाल यादव की पार्टी सहित कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ सपा का गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही कृषि क्षेत्र में लाए गए तीनों कृषि कानूनों को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा और इसके अलावा मंडी नेटवर्क को भी मजबूत किया जाएगा। आपको बता दें कि समाचार चैनल के मंथन 2021 कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन था, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी। इसके साथ साथ और भी दल हैं, जैसे महान दल है, संजय चौहान का दल है तथा और भी दलों से बातचीत हो रही है, वे भी सपा के साथ आएंगे और हम सब मिलकर लड़ेंगे। सीटों के बारे में भी बातचीत हो गई है, लेकिन अभी हम इसका खुलासा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने गठबंधन की रणनीति के बारे में कुछ भी खुलासा करने से साफ इनकार कर दिया है। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उनके साथ भी गठबंधन होगा, कुछ चीजें हम लोगों पर छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी कुछ सूची भी जारी की है। कांग्रेस पार्टी के साथ किसी गठबंधन के सवाल को उन्होंने टालते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी केवल छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो पहले वो कौन कौन से काम करेंगे जो किसानों के लिए किए जाएंगे, तब अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले भी किसानों के लिए काम किए हैं। पहला फैसला ये होगा कि जो ये काले कृषि कानून बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए पास हुए हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा फैसला ये होगा कि मंडी नेटवर्क में अगर कहीं असुविधा है तो उनको दूर करके और तकनीक का इस्तेमाल कर नए तरीके से लाएंगे ताकि किसानों को उनका स्थान मिल सके। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 का चुनाव प्रदेश को नई सरकार मिलने का चुनाव होगा। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश ने देखा है कि किस तरीके से राज्य को पीछे ले जाया गया है। इस सरकार से जनता का भरोसा टूटा है। किसान आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी आय दोगुनी होगी। किसानों का अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया। 1 यूनिट बिजली तक सरकार ने नहीं बनाई, बल्कि बिजली के दाम बढ़ा दिए। आज सिंचाई महंगी हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग अपने प्रचार का झूठा प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का लगाया आरोप, कहा भाजपा के चुनाव बूथों पर होने वाले हमले से सतर्क रहना होगा। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हुआ है। भाजपा लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध साजिश रच रही है। भाजपा का हमला 2022 के चुनाव में बूथ पर होगा, इससे हमें सतर्क रहना होगा। अखिलेश यादव ने जारी एक बयान में कहा कि भाजपा को इस पर भी कोई लाज नहीं आती कि उनकी सरकार ने वर्ष 2017 का अपना संकल्प पत्र का एक भी पन्ना नहीं पढ़ा। भाजपा की वादा खिलाफी करने की प्रवृत्ति भी भ्रष्टाचार है। भाजपा द्वारा बिना कोई जनहित काम किए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि गन्ने का बकाया, बिजली बिल बढ़ोतरी, बुनकरों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, महिला उत्पीड़न, अपराध के आंकड़ों में आज यूपी अन्य राज्यों से आगे है। समाज का प्रत्येक वर्ग परेशान और दुखी है। सरकारी लूट से जनता त्राही कर रही है। भाजपा सिर्फ झूठ फैलाकर दूसरों के कामों को अपना बताने में लगी है। नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। 5 ट्रिलियन का सपना दिखाने वाली सरकार सिर्फ जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र कर रही है। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला, कहा केजरीवाल ने दिल्ली में 6.5 साल में दी मात्र 406 नौकरी और दूसरे राज्यों में लाखों नौकरी देने का कर रहे वादा। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के युवाओं को लाखों सरकारी नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन एक आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने शासनकाल के कुल 6.5 साल में केवल 406 सरकारी नौकरियां दी हैं। पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार ने केवल
फिलहाल 28 सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई हैं। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली की इस स्थिति को देखते हुए भाजपा ने केजरीवाल के दूसरे राज्यों के युवाओं को लाखों नौकरियां देने के वादे पर तगड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड और गोवा के युवाओं से वादा किया है कि राज्य में सत्ता में आने पर यदि बेरोजगार युवकों को नौकरी नहीं मिल पाती है तो इस दौरान उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता गोवा में 3,000 रुपए प्रति माह तो उत्तराखंड में यह भत्ता 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के पोर्टल से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में इस समय लगभग 14 लाख लोग बेरोजगार हैं। इन लोगों ने दिल्ली सरकार के रोजगार पोर्टल से नौकरियां पाने के लिए आवेदन भी किया हुआ है। दिल्ली के इन युवाओं को कोई बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं दिया गया। और बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव का दिखा फिर पुराना तेवर, कार्यकर्ताओं से कहा कि घर घर लगाओ आरजेडी का झंडा। ये आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिर से पुराने रंग में आ गए हैं। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हुए। कार्यकर्ताओं को लालू यादव का वही पुराना अंदाज नजर आया जिस अंदाज के लिए वे जाने जाते हैं। 21 और 22 सितंबर को पार्टी ने पटना में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था। इस प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। लालू यादव ने अपने संबोधन में कहा कि अब आरजेडी का हर कार्यकर्ता अपने घर पर ही झंडा पार्टी का लगा सकता है। लालटेन लगाए और साथ ही हर शख्स के कंधे पर हमारा गमछा हरा रंग का हो और अपने सिर पर हरे रंग की टोपी जरूर पहने। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस प्रशिक्षण शिविर की फोटो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की है। एक ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा कि आरजेडी के पास बहुत बड़ा सोशल कैपिटल है। हमारा उद्देश्य पार्टी को राष्ट्रीय पहचान देना है। राजनीति के इस बदलते दौर में हमें भी अपने आप को बदलना है। कैसे बदलेंगे? इसी के क्रम में ऐसे प्रशिक्षण शिविर लगातार चलते रहेंगे। और ये बड़ी खबर, पंजाब कैबिनेट में दागी चेहरे नहीं चाहता कांग्रेस हाईकमान, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा मंत्री पद। ये आपको बता दें कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट में लोकप्रिय नेताओं को शामिल करने के लिए कांग्रेस हाईकमान पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के सर्वेक्षणों को ध्यान में रख रही है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इसके चलते मंत्रिमंडल के गठन में थोड़ी देरी हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिन कांग्रेस विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जाना है, पार्टी ने अभी के नामों को अंतिम रूप नहीं दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि हाईकमान ने पहले ही सभी विधायकों का सर्वे करा लिया था। वे अब ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल उन्हीं विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए जो लोकप्रिय हैं और दागी नहीं हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।